इतिहास में कुछ शासक सिर्फ जीतते हैं और कुछ साम्राज्य बनाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही निर्माता की जिसकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा ने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है बाबर की। अब देखिए, बाबर को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी जड़ों को देखना होगा। उसकी रगों में एशिया के दो सबसे बड़े, सबसे खूंखार विजेताओं का खून दौड़ रहा था। एक तरफ तैमूर और दूसरी तरफ चंगेज खान। तो जाहिर है, ऐसी विरासत के साथ उसकी किस्मत में किसी छोटी सी रियासत पर राज करना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना ही लिखा था। तो साल 1483 में आज के उज़्बेकिस्तान की फरगना घाटी में बाबर का जन्म हुआ। लेकिन वो बचपन से ही अपनी छोटी सी रियासत से कहीं ज्यादा बड़े सपने देखता था। उसके इरादे बहुत मजबूत थे और नजरें एक ऐसे लक्ष्य पर थीं जो उसे अपने घर से बहुत बहुत दूर ले जाने वाला था। हुआ ये कि मध्य एशिया में जब उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी तो बाबर को एक नए भविष्य की तलाश थी और उसकी नजरें आकर टिकीं हिंदुस्तान पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि हजारों मील दूर, एक पूरी तरह से अलग दुनिया में उसने ऐसा क्या देखा? आखिर हिंदुस्तान ही क्यों? इसका जवाब छिपा था भारत के आकर्षण में। ये वो जमीन थी जिसके किस्से कहानियां दूर दूर तक फैले थे, लहलहाते उपजाऊ मैदान और बेहिसाब दौलत। बाबर के लिए ये सिर्फ लूट का मौका नहीं था, नहीं, ये एक स्थायी साम्राज्य की नींव रखने का एक सुनहरा अवसर था। मगर इस सपने और हकीकत के बीच में ना एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। एक लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो न सिर्फ बाबर का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भविष्य तय करने वाली थी। वो साल था 1526 और जगह थी पानीपत। ये वो पल था, वो मैदान था जहां बाबर की किस्मत और हिंदुस्तान का भविष्य एक साथ तय होने वाले थे। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये दो अलग अलग युगों का टकराव था। एक तरफ थी इब्राहिम लोधी की विशाल पारंपरिक सेना और दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन एकदम मॉडर्न आर्मी, जिसके पास वो हथियार थे जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखे थे, तोपें और बिजली की तेजी वाले घुड़सवार। यही टेक्नोलॉजी और बाबर की शानदार रणनीति उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और नतीजा? खैर, नतीजा तो हम सब जानते हैं। पानीपत की उस धूल में सिर्फ एक सल्तनत का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक नए साम्राज्य का सूरज उग रहा था। इस एक जीत ने बाबर की हिम्मत और उसकी स्ट्रैटेजी के दम पर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। लेकिन देखिए, दिल्ली जीत लेना एक बात है और पूरे हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ जमाना वो बिल्कुल दूसरी बात। पानीपत तो सिर्फ पहला अध्याय था, अब उस साम्राज्य को मजबूत करने का वक्त आ गया था। तो अगले 4 साल बाबर ने बस एक ही काम किया, लड़ाइयाँ। 1527 में उसने खानवा में राणा सांगा की शक्तिशाली राजपूत सेना को हराया। फिर 1528 में चंदेरी का किला जीता और 1529 में घाघरा में अफगानों को बुरी तरह शिकस्त दी। एक के बाद एक जीत, और हर जीत के साथ मुगल साम्राज्य की जड़ें और गहरे होती चली गईं। लेकिन क्या बाबर सिर्फ एक योद्धा था, एक जंगबाज? नहीं, इतिहास हमें उसकी शख्सियत का एक और कहीं ज्यादा दिलचस्प पहलू भी दिखाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बेजोड़ योद्धा था, लेकिन वही योद्धा कलम का भी उतना ही धनी था। उसे साहित्य से गजब का लगाव था और वो खूबसूरत बाग बनाने का बहुत शौकीन था। ये हमें दिखाता है कि बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कल्चर्ड इंसान भी था। और इसका सबसे बड़ा सबूत अगर कुछ है तो वो है उसकी खुद की लिखी आत्मकथा बाबरनामा। ये किताब सिर्फ लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये एक सम्राट के मन के अंदर झांकने की एक खिड़की है, जो हमें उसकी सफलताओं, उसकी नाकामियों और उसके निजी विचारों की एक दुर्लभ झलक देती है। तो चलिए अब आते हैं उसकी सबसे बड़ी विरासत पर, एक ऐसा वंश जिसने आने वाली सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया। सोचिए, भारत पर सिर्फ 4 साल राज करने के बाद 1530 में बाबर की मौत हो गई। बहुत कम वक्त, लेकिन जो नींव वो रख कर गया था वो इतनी मजबूत थी कि उसकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। उसने जो साम्राज्य खड़ा किया था, उसकी मशाल उठाई उसके बेटे हुमायूं ने, और यहीं से शुरू हुआ मुगल वंश का वो लंबा सफर जिसने आने वाली कई पीढ़ियों तक हिंदुस्तान की तकदीर को लिखा।
तो बाबर की कहानी सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक अकेले इंसान का अटूट इरादा, उसकी जबरदस्त हिम्मत और कभी हार न मानने वाली महत्वाकांक्षा एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है।